हेलो, सुनो बच्चों, यहाँ देखो सामने। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शेड्यूल 2 पढ़ा था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को शेड्यूल 1 में बताया वो ट्रांजेक्शन्स जो प्रोहिबिटेड है, मतलब इन ट्रांजेक्शन के लिए आप फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ नहीं कर सकते। इसमें हमने एक न्यूमेरिक बनाया आरसीबी दिल करके, ठीक है, जहाँ आर का मतलब है रेसिंग, ठीक है, राइडिंग और सिमिलर एक्टिविटीज़ जिसमें गैम्बलिंग इन्वॉल्व है, उसके लिए हम आपको फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ नहीं करने देंगे। सी का मतलब है 3 तरह के कमीशन, 3 तरह का सी था, सी क्यूब था। सी का मतलब था कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट जो हम सब्सिडी कंपनी को देते हैं, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट जो हम लोग रुपी क्रेडिट स्कीम के तहत देते हैं, बाकी का कमीशन अलाउड है, और कॉल बैक सर्विस। और कमीशन ऑन रुपी के अंदर एक एक्सेप्शन है कि अगर हम टी और टोबैको को देते हैं तो 10% तक अलाउड है, मतलब जितना भी एक्सपोर्ट करके पैसा आएगा उसका 10% तक कमीशन अलाउड है, ठीक है। ये सी क्यूब हो गया हमारा, आर सी बी। अब बी का मतलब था बैंड मैगजीन्स और इस तरह की जो भी लीक्स होती है, जो बैन होती है फुटबॉल वगैरह में, जिसमें पैसा लगाते हैं अपन लोग, मतलब जुआ सट्टे के लिए पैसा हम आपको नहीं देंगे, आर सी बी। दिल में दी का मतलब था जहाँ बैलेंसिंग के रूल एप्लीकेबल है, डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है। डिविडेंड बैलेंसिंग की बात कल भी करी, परसों भी करी। आई का मतलब है हम लोगों का इंटरेस्ट, अगर कोई एनआरआई अकाउंट खुलाता है उसके ऊपर इंटरेस्ट बैंक देना चाहे तो नहीं दे सकती, तो उसके लिए आप डॉलर वगैरह विड्रॉ। एल फिर क्यूब था लॉटरी को परचेज और लॉटरी का रेमिटेंस। कल बात हुई थी कि अगर कोई बंदा यहाँ भी आ जाता है और वो लॉटरी खरीद लेता है और उसको लॉटरी से पैसा निकलता है तो वो डॉलर को एक्सचेंज करा के वहाँ अपने कंट्री में रेमिट नहीं कर सकता। कल बात हुई थी। और लॉटरी परचेज भी नहीं कर सकता, मतलब लॉटरी परचेज करने के लिए अगर आपको डॉलर वॉलर चाहिए तो हम आपको देंगे नहीं। अब देखो ये इसका एक लूप होल क्या हुआ कि किसी को डॉलर वॉलर में लॉटरी खरीदनी होगी, कुछ और काम से ले लेगा और फिर वो डॉलर में लॉटरी में यूज़ कर लेगा, लेकिन फिर क्या होगा कि फिर जब उसको लॉटरी लग जाएगी और डॉलर आ जाएगा तो उसे फिर विड्रॉ करने में, रेमिटेंस करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हम इस चीज़ों के लिए प्रमोट नहीं करते हम कि इन चीज़ों के लिए आप फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ करो। ये सब बातें शेड्यूल 1। शेड्यूल 2 में कुछ ट्रांजेक्शन जो अलाउड तो है सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो अप्रूवल अपनी अलग अलग मिनिस्ट्रीज को दे दी है कि अगर ये काम करना है तो इस मिनिस्ट्री का अप्रूवल, ये काम करना है तो इस मिनिस्ट्री का अप्रूवल। ये मिनिस्ट्री आपको याद रह जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, नहीं भी रहे तो आप ये याद रखना बस कि ये जो काम है ना ये अप्रूवल से होंगे। तो आपने अगर ये याद रख लिया कि शेड्यूल 1 में कि क्या काम कर ही नहीं सकते, शेड्यूल 2 में ये याद रख लिया कि क्या काम अप्रूवल से कर सकते हो, तो अब उसके अलावा जितने भी काम बचेंगे वो सब आप कर सकते हो, उसमें ना तो अप्रूवल लगेगी ना वो प्रोहिबिटेड है। फिर सर शेड्यूल 3 में क्या पढ़ाओगे बताऊंगा अभी, ठीक है। 1 में तो वो आ गए सारे जिसमें किसका बिना प्रोहिबिटेड हो ही। 2 में वो आ गए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल है। अब 3 में वो आएंगे जो या तो अलाउड है या एक एक्सेप्टेबल लिमिट के बाद आरबीआई के अप्रूवल से अलाउड है, या तो अलाउड ही है या एक एक्सेप्टेबल लिमिट के बाद आरबीआई के अप्रूवल से अलाउड है, शेड्यूल 3। और आज हम लोग करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये सब बातें किस में चल रही है? सेक्शन 5 में, भूल मत जाना। किसका है सेक्शन 5? करंट अकाउंट। इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। कल्चरल टूर वगैरह के लिए आपको बाहर जाना है या फॉरेन एक्सचेंज लेना है आपको, तो उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर आपको एडवर्टीजमेंट करना है प्रिंट मीडिया में तो इसमें 2 बातें बताई थी। अगर प्रिंट मीडिया मतलब अगर आप बाहर के न्यूज़पेपर में ऐड देना चाहते हो तो इंडिविजुअल है तो दे सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की पीएसयू है तो 2 बातें हो जाएंगी। अगर आप टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए या एफडीआई के लिए दे रहे हो तो अलाउड है, किसी और पर्पस के लिए दे रहे हो तो फिर 2 बातें हो जाएंगी। 10,000 तक तो अलाउड है, 10,000 के ऊपर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी फाइनेंस मिनिस्टर। किसकी? पैसे की बात आ गई ना, तो किसकी? फाइनेंस मिनिस्टर। कोई फॉरेन वेसल आपने यूज किया है, शिप या एयरक्राफ्ट यूज किया है बाहर का, उसका फ्रेट देना है आपको, तो सरफेस ट्रांसपोर्ट। हालांकि मैं कल सर्च कर रहा था इसको तो मैंने देखा कि ये सरफेस ट्रांसपोर्ट जैसी तो कोई मिनिस्ट्री अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। लास्ट इसके जो मिनिस्टर थे वो राजनाथ सिंह जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टेन्योर में। और फर्स्ट टाइम इसके जो सरफेस मिनिस्टर बने थे वो राजीव गांधी के टाइम पे राजेश पायलट बने थे, जो अभी हमारे यहाँ सचिन पायलट है कांग्रेस के नेता, उनके पिताजी राजेश पायलट। वो पहली बार ये सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री खोली गई थी। अभी मैं कल पढ़ रहा था तो देखा मैंने कि ये मिनिस्ट्री अब जो मैंने कल कहा था ना, नितिन गडकरी जी जो मिनिस्टर है रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ये उसी में चली गई है अब। तो अभी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड रिलेटेड,
तो ये सरफेस वर्फेस भी सब उसी में मर्ज करके, कोई अलग से मिनिस्ट्री नहीं है इसकी, ठीक है, अलग से टीम होगी लेकिन अलग से कोई सरफेस मिनिस्टर नहीं है। ये टाइम का ध्यान रखा करो भाई। सामने देखो, ठीक है। तो ये सरफेस मिनिस्ट्री की लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे वेसल आ गया, ट्रांसपोर्ट की जब बात आ जाएगी तो ये मिनिस्ट्री लगेगी। अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कोई पीएसयू, कोई भी गवर्नमेंट की संस्था, कोई भी पीएसयू या कोई भी गवर्नमेंट कोई भी माल ओशन ट्रांसपोर्ट से मंगाती है तो भी इन लोगों से लेनी पड़ेगी। किससे? सरफेस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ये रह गया था कल एक, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट्स अब्रॉड। ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि जैसे अपने यहाँ पे ट्रक वालों की यूनियन होती है ना, ऐसे ही अगर आप ये सारी चीज़ें बाहर से मंगाते हो तो आपके वहाँ पे कुछ एजेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एक यूनियन है, जो ये लोग वहाँ से माल जब मंगाते हैं, ठीक है, ओशन वगैरह से मंगाएंगे, मतलब शिप वगैरह से मंगाएंगे, एयरक्राफ्ट वगैरह से मंगाएंगे तो अलग है, लेकिन बहुत सारा हमारा माल बाहर से भी दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है, रोड से आता है, जैसे बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, नेपाल से, भूटान से, एशिया की जितने भी कंट्री, एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ है, हम लोग वहाँ से रोड से भी माल मंगाते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान को तो हमने ग्रांट दी थी एक ब्रिज बनाने के लिए ताकि इंडिया और अफगानिस्तान का ट्रैवल टाइम कम हो सके। हमने पैसा दिया कि आप वहाँ पे ये ब्रिज बनाओ जिससे हमारा ट्रेड आसान हो। बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ भेजते भी हैं, लाते भी। तो इस तरह का कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके लिए अगर आपको कोई कमीशन देना है तो उसके लिए भी आपको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का। किसका? हायर चार्जेस की कल बात हो गई थी। अगर यहाँ पे मैं कोई टीवी या कोई इंटरनेट सर्विस यूज़ कर रहा हूँ बाहर की और उसके लिए मुझे हायर चार्जेस, जैसे नेटफ्लिक्स यहाँ पे हम भी यूज़ कर रहे हैं, कंपनी अमेरिका की है। इसी तरीके से दूसरी कंट्रीज़ में कोरियन के शोज़ बहुत सारे लोग देखते हैं, साउथ कोरियन शोज़, ठीक है। इस तरह की चीज़ें कोई जो यहाँ पे अलाउड है तो वो इसीलिए दिखा पा रहा है, ब्रॉडकास्ट कर पा रहा है क्योंकि उसने उसके हायर चार्जेस वहाँ पे करें हैं। तो वो हायर चार्जेस आप पे करोगे तो पहले आपको ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री से इन्फॉर्मेशन लेनी, परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे कहीं भी अमाउंट की बात नहीं आ रही है, सीधी सीधी बस ये बात आ रही है काम करना है तो परमिशन लेना पड़ेगा। बाकी आप कर सकते हो, कहीं अमाउंट की कोई रेस्ट्रिक्शंस कि 10,000 ही ले सकते हो, 15, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अलाउड है। बस परमिशन लेकर, तारों के नीचे से नहीं जाना है, ठीक है, परमिशन लेके जाना है, ठीक है। और लास्ट डिटेंशन रेमिटेंस फॉर कंटेनर, ये मैंने कल बता दिया था कि अगर आपका कोई कंटेनर बाहर से आता है उसके लिए डिटेंशन चार्जेस देने पड़ते हैं। उसके लिए अगर एक एक्सेप्टेबल लिमिट डिटेंशन चार्जेस होते हैं 5 to 10%, कल बोला था, वेरी करते हैं। उतना चार्जेस अगर आप दे रहे हो पोर्ट पे उतरने के बाद तो अलाउड है। उससे ज़्यादा दे रहे हो क्योंकि आपके माल में कोई ऐसी दिक्कत है, कल बताया था, तो आपको उसके लिए पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग वापस से परमिशन लेना पड़ेगा। स्पॉन्सरशिप, इसका कल बताया था कि अगर आप इंडिया के बाहर कोई भी लीक कराते हो, जैसे एग्जांपल दिया था, एग्जांपल सबके याद रखना कि सहारा, शारजा में सहारा कप करवाता था, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान और दूसरी यूएई वगैरह मिलके खेलते थे, वहाँ पे एक बायलैटरल यूनिलैटरल सीरीज होती थी, ठीक है, वो सहारा करवाता था लेकिन करवाता इंडिया के बाहर था, ठीक है। तो उसके लिए आपको जितना भी पैसा वैसा, अगर 10,000 $1 लाख से ज़्यादा है, और $1 लाख तो कुछ भी नहीं होता, $1 लाख में कोई लीग होती है क्या? ठीक है, $1 लाख, $1 का अगर 80 रुपया मानो तो 80 लाख रुपए में कोई टूर्नामेंट होगा इंडिया का, वो भी, ठीक है, इम्पॉसिबल है। तो ज़्यादा ही लगेगा, तो आपको पहले मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से लेना पड़ेगा परमिशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर में अभी वो है अनुराग ठाकुर, ठीक है, उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। PNI क्लब, मैंने कहा था ये कुछ एलाइड क्लब्स होते हैं, ठीक है, जो किसी पर्पस के लिए बनते हैं, जैसे अपने यहाँ रोटरी क्लब है, ये है, वो है, ठीक है। ये आपके होते हैं, इंश्योरेंस आ रहा है ना इसमें, ये प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब हो गया। ये क्या हो गया? ये इसकी अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी। ये क्यों बनते हैं मैं तुम्हें बताऊं। जब भी शिप से माल आता है तो मैंने तुम्हें कल क्या कहा था कि लुटेरे आ गए, कुछ भी आ गए, ठीक है, और या डूब गया तो सामान का तो इंश्योरेंस हो जाता है लेकिन उस बंदे का भी होना चाहिए। तो उसके लिए आप इन क्लब्स की अगर मेंबरशिप ले लोगे तो यूनिवर्सल मेंबरशिप मिल जाएगी आपको। जितने भी लोग इस तरह की फील्ड में हैं सब मेंबरशिप ले सकते हैं, किसी भी कंट्री से वो बिलोंग करता हो, और जो भी मरा डूबा कुछ भी हुआ तो उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। लेकिन अब वो मेंबरशिप लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, प्रीमियम भरनी पड़ेगी, तो पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इन सब चीज़ों में हमें पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, देन ओनली हम ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर है? शेड्यूल 2 तक कल बात हो गई। इसके अंदर मैं न्यूमेरिक नहीं बनवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग सिर्फ इतना याद रखो इन एक्टिविटीज़ को कि कहाँ कहाँ पे हमें परमिशन की ज़रूरत है।
बाकी इसमें कुछ अमाउंट ऐसी कोई लिमिट है ही नहीं, ठीक है। जैसे 4-5 तो आपको इजीली याद रह जाएंगे, एक टीवी वाला याद रह जाएगा आपको, ठीक है, एक आपको मल्टी मॉडल वाला, एक ऊपर पड़ा एडवर्टीजमेंट तो 100% याद रखना ही रखना है, ठीक है। एक वेसल वाला, बाहर का वेसल यूज करते हो, ठीक है। कंटेनर डिटेंशन चार्जेस देते हो, वो कल्चरल टूर भी याद रह जाएगा, ये भी सिंपल है, ठीक है। और एक लास्ट में आ गया ये किसका, PNI क्लब की, अगर आप मेंबरशिप वगैरह ले रखी है तो वीडियो ही देख लेना। आओ अब शेड्यूल 3 पे आते हैं। आज हम लोगों को ये कंप्लीट करना है, बहुत ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखो। सरकार ने 2000 में, ये जब एक्ट आया उसके बाद ईयर 2000 में एक स्कीम लॉन्च करी, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। क्या? LRS बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इस स्कीम में सरकार ने कहा कि आप ये सब जो ट्रांजैक्शन कर रहे थे इसमें तो अप्रूवल लोगे, अब इसके अलावा जो भी बचे वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, बाहर घूमने गए, इलाज कराने के लिए गए, वो सबकी तो बात ही नहीं हुई है, ना 1 में हुई ना 2 में हुई, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा, ना 1 में हुई ना 2 में हुई, ये भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो अब ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करने है कि नहीं करने? तो बोला कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो मेन चीज है, वो तो करो तुम, उसके अलावा तुम बाहर घूमने जाते हो, तो उसके लिए हम एक स्कीम लाए हैं, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। इसमें हम ये कहते हैं कि हर इंडिविजुअल को ईयरली बेसिस पे 2.5 लाख तक का डॉलर अलाउड है घूमने फिरने के लिए। 2.5 लाख तक का डॉलर, इतना डॉलर अगर आप विड्रॉ करते हो घूमने फिरने के लिए, मेडिकल के लिए, पढ़ाई के लिए, इमिग्रेशन के कोई काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो अलाउड है, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख के ऊपर यूज करना चाहते हो तो RBI का अप्रूवल लेना, अलाउड वो भी है लेकिन RBI का। तो अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, 1 में है वो तो अलाउड ही नहीं है, 2 में है वो अलाउड है बिना किसी लिमिट के, बस मिनिस्ट्री से अप्रूवल। 3 में जो है वो भी अलाउड है लेकिन लिमिट के साथ, अगर लिमिट के बियॉन्ड जाओगे तो अप्रूवल है, लिमिट तक कोई अप्रूवल। मतलब अगर मान लो मैं न्यूयॉर्क घूमने जाता हूं और RBI को बोलता हूं कि 1 लाख डॉलर चाहिए, मेरा न्यूयॉर्क का टिकट हो चुका है, तो RBI बिना किसी सवाल जवाब के मुझे 1 लाख डॉलर इशू कर देगा, कोई सवाल जवाब। फिर अगली बार मैं फिर गया न्यूयॉर्क घूमने, फिर 1 लाख डॉलर ले लिया मैंने। अब मैं दुबई घूमने गया, 20,000 डॉलर ले लिया। फिर मैं मॉरिशस गया, सिंगापुर गया, आमीन तो बोलो यार, ठीक है। अब मैं ये 20-20 हज़ार डॉलर फिर लेता चला गया, तो जहां 2.5 लाख होंगे मेरा ईयरली लिमिट खत्म। अब मैं दोबारा लेना चाहता हूं तो मुझे पहले RBI से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। भले मैं किसी बिजनेस टूर के लिए भी जा रहा हूं, मैं कहूं कि भाई मेरा तो बिजनेस है, बाहरी है, बहुत फैला हुआ बिजनेस है, ठीक है ठीक है, हाँ, तो मैं बार बार जाना रहता है मेरे को भाई, तो बोला जाओ आप, अलाउड है। 2.5 लाख तक तो हमसे सवाल जवाब कर ही नहीं ले। 2.5 लाख डॉलर का मतलब समझते हो, 80 रुपये $8 का रेट मान के चलूँ मैं तो कितना हो गया, 25 × 8 करो 200, तो 2 करोड़ हो गए। 2 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना अलाउ कर तो दिया हमने आपको, और कितना अलाउ करें? इसके ऊपर अगर आप जा रहे हो तो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। समझ गए बच्चों? ये 2.5 लाख की लिमिट मैंने बताई सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए, क्योंकि बाहर घूमने कौन जाते हैं? इंडिविजुअल। मेडिकल के लिए इंडिविजुअल, स्टूडेंट्स पढ़ाई करने जाते हैं, कौन होते हैं वो? इंडिविजुअल। इमिग्रेशन के कोई काम से जाते हैं, इंडिविजुअल, ठीक है। बिजनेस टूर पे जाते हैं, इंडिविजुअल्स, इनके लिए लिमिट है। बाकी अगर आप कोई कंपनी हो, HUF हो, पार्टनरशिप फर्म हो, तो आपकी बात अभी नहीं हो रही है। अब आपको कितना अलाउड है कितना नहीं वो आगे आएगा, लेकिन अभी जो शेड्यूल 3 बात करता है वो सिर्फ किसकी बात करता है? याद रखोगे बराबर। अब एक बार पढ़ते हैं, अबे ढक्कन वो भी देना। अपने मोक्ष की प्राप्ति स्वयं ही करनी पड़ती है, मरा लगेगा लगनी। अब ए यार चारुल, पिक्चर ही है क्या तू यार? हाँ देखो,
शेड्यूल 3 मुर्तजा, शेड्यूल 3, इसमें इंडिविजुअल्स कौन, इनकी लिमिट कितनी है, 2.5 लाख। अगर वो कहाँ जाते हैं, नेपाल भूटान को, ये नेपाल भूटान इसलिए छोड़ के क्योंकि नेपाल भूटान में हमारा टाई अप है, इंडियन करेंसी चल जाती है यहाँ, तो यहाँ डॉलर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर कोई बोलेगा नेपाल घूमने जाना है, 50,000 डॉलर दो, तो बोलेगा रुपए ले जा, चलेंगे वहाँ पे, डॉलर की क्या ज़रूरत है, ठीक है। इनके साथ टाई अप है हमारा, ठीक है। और तुम्हें शायद पता होगा नेपाल भूटान अपन बाय बस बाय कार भी जा सकते हैं अब तो। हमारे कुछ भैया वगैरह अभी नेपाल कार में घूम गया है, ठीक है। 2300 किलोमीटर पड़ा उनको कुछ, ठीक है। 2300 किलोमीटर का ड्राइव करा उन्होंने, 2-3 जगह पे स्टे लिया और कार वार में जाके बढ़िया घूम घाम के आ गए, ठीक है। तो अपन करें क्या प्लान नेपाल भूटान का, ठीक है। जितने जने इंटरेस्टेड हो अभी नाम लिखा देना, ट्रैवलर में जाना है, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। वो बोले थे 15,000 रुपये का खर्चा है उनका आने जाने का। क्या बोल दिए, स्पॉन्शियल क्यों करूँगा मैं, स्पॉन्शियल, ठीक है। तो प्राइवेट विजिट के लिए अगर आप जाते हो तो अलाउड है, लेकिन नेपाल भूटान को छोड़ के यहाँ पे कोई करेंसी लेने की जरूरत नहीं है। गिफ्ट और डोनेशन के लिए, अच्छा पलाश, ये सब में 2.5 लाख मिलेंगे बेटा, सबको मिला के, ठीक है। पहले तो घूमने गया था, उसके 2.5 लाख तो वहां खत्म हो गए, अभी मेरे को गिफ्ट देना है तो फिर वो 2.5 लाख दो, ठीक है। अब मेरे को बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजना है और 2.5 लाख दो, अब मेरे को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जाना है और 2.5 लाख। ऐसे नहीं, सब मिला मुलू के कितने हैं। और एक बात सुन लो, ये 2.5 लाख पर मेंबर वाली लिमिट भी नहीं है, पर फैमिली वाली है। अगर आप एक साथ जाते हो तो ऐसा नहीं कि अगर मेरे घर में 4 लोग जा रहे हैं तो सबकी 2.5 की मिली के मेरे को 10 लाख दे दो, ऐसा थोड़ी होगा। आपको ओवरऑल 2.5 लाख मिलेगा, हाँ। लेकिन आपके फैमिली मेंबर किसी और काम के लिए जा रहे हैं, अलग समय पे जा रहे हैं, तो उनको फिर इंडिविजुअल 2.5 लाख की लिमिट मिलेगी। लेकिन आप लोग अगर साथ में कहीं घूमने जा रहे हो, साथ में ही जाओगे, तो ऐसा नहीं फैमिली में 4 लोग हैं तो चारों के हिसाब से 2.5 लाख करके 10 लाख डॉलर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, और एक बात और समझो, एक बात और समझो, ये 2.5 लाख की लिमिट मिल रही है तो इसका मतलब नहीं सब 2.5 लाख ले ही लो, क्योंकि ये रुपए में मिलेंगे। 2.5 लाख देने के लिए 2 करोड़ रुपए भी होने चाहिए, फ्री में नहीं दे रही है ये सरकार कि शेड्यूल 3 में जिसको डॉलर चाहिए सब लाइन लगा लो, एक फॉर्म भरो, 2.5 लाख डॉलर लेते जाओ, इसके एक्सचेंज में आपको इंडियन रुपी भी देने। तो कोई अपनी लिमिट के बियॉन्ड नहीं जाएगा, जरूरत होगी वही डॉलर मांगेगा। किन किन कामों के लिए, गिफ्ट या कोई बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब ढूंढने जा रहे हो बाहर, इमिग्रेशन के लिए जा रहे हो। अब ये एक होता है ई माइग्रेशन है या इमिग्रेशन, ये एक ये भी होता है जितना मैंने देखा है। दोनों फर्क समझते हो तुम? अच्छा, माइग्रेशन का मतलब तो समझते होंगे ना, क्या एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ई लगाने से क्या उखाड़ जाएगा इसका, हाँ वह बाउल है, अंदर आना। माइग्रेशन मतलब बाहर जाना, बाउली पिक्चर। देखो ई और IM का मतलब समझ लो तुम, आगे कभी काम आएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको कंट्री, आप जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री में अगर आपके सिटीजनशिप के या आपके रेसिडेंशियल स्टेटस के कोई इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको कंट्री से बाहर भेजा जाता है, तो वो इमिग्रेशन हो गया। और आई वाला इमिग्रेशन जो है, ये जहां जा रहे हो वहां के लिए वो लोग बोलेंगे। इसीलिए आप जब लोग कभी आप लोग इंडिया के बाहर ट्रैवल करते हो तो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन, पहले इमिग्रेशन क्लियर करवाना पड़ता है, फिर जहां जाओगे वहां पे भी इमिग्रेशन क्लियर होगा। 2 जगह पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होगा एयरपोर्ट पे। आप अपना पासपोर्ट दोगे, यहाँ से आपसे सवाल जवाब पूछेगा, हाँ भाई क्यों जा रहे हो, फलाना डिमगड़ा, इमिग्रेशन क्लियर होगा, लग जाएगा सीट। फिर जैसे ही वहाँ घुसोगे तो फिर वो पूछेगा क्यों आ रहे हो यहाँ, या फलाना। तो इस तरीके से इमिग्रेशन का कोई इशू है और वो करवाने के लिए आप जा रहे हो तो भी आपको डॉलर मिल जाएगा, ठीक है। स्टे के लिए जा रहे हो, मिल ही जाएगा। क्लोज रिलेटिव के मेंटेनेंस में मिल जाएगा। बिजनेस अटेंड करने जा रहे हो, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो, मिल जाएगा। मेडिकल एक्सपेंस के लिए जा रहे हो, मिल जाएगा। स्टडी करने के लिए जा रहे हो, मिल जाएगा। कोई और ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसके लिए भी मिलेगा। कितना? 2.5 लाख। अब इसको रटोगे क्या आप? इसको रटने की जरूरत है? बस बाहर जा रहे हो, सब तो पर्पस कवर हो गए इसमें। और जो नी भी हो रहे थे एनी अदर करके और कवर कर दिया। अभी यहां कुछ बच भी गया तो क्या बोला?
एनी अदर, कोई भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो तो अलाउड है कितना, 2.5 लाख US$ तक, उसके ऊपर RBI का अप्रूवल। ये सब चीजें जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ये किस स्कीम के तहत हो रहा है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। स्कीम का नाम मत भूलना, 2000 में आई थी, और जब भी इसके अंदर कोई चीज ऐड होती है तो उसी स्कीम में ऐड होती है। उस स्कीम का रेफरेंस ये नीचे लेगा। अभी कौन सी स्कीम है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। समझ गए बच्चों, आगे आता हूं। हाँ, ये अच्छा तरीका है सर डॉलर इकट्ठा करने का। ठीक है, तो तू जाएगा और बोलेगा कि मेरे को प्राइवेट विजिट के लिए जाना है मॉरिशस, डॉलर दे दो, वो डॉलर दे देंगे और देखेंगे भी नहीं कि मॉरिशस का तुमने टिकट कराया या नहीं। देखो भाई, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं बोलूँगा कि $1 लाख चाहिए मुझे, मॉरिशस जाना है, लिमिट में है तो मुझे $1 लाख दे देंगे। फिर भाई $1 लाख लेके मॉरिशस जाएंगे, वहाँ खर्च नहीं करेंगे, बचा के वापस ले आएंगे। यही कह रहा है। तो ये कह रहा है ये बहुत अच्छा तरीका है डॉलर इकट्ठा करने का। क्या करेगा भाई ये इंडिया में डॉलर का? सुनो बच्चों, सुनो, पहली बात, आप ये सब चीज़ें लीगल चैनल से कर रहे हो। जब आप यहाँ से डॉलर लेके जाओगे तो हवाला वाला या इस तरीके की रेट तो मिलेगी नहीं, जो बैंक रेट है वो मिलेगी। बैंक रेट पे डॉलर महंगा मिलता है, जो रेट चल रही है उसी पे मिलेगा। अब वो डॉलर आपने ले लिया, आप बाहर चले गए, घूमने चले गए, जो भी गए, और वापस आ गए, डॉलर बचा लिया, क्या करोगे बचे हुए डॉलर का? ठीक है, वापस किसी को दोगे, सेल करोगे। ठीक है, तो ये सब करके आपने क्या कमाया? ठीक है, जो एक्सचेंज रेट में फ़र्क आया वो। ठीक है, दूसरा आप कैरी करके वहाँ ले जाओगे, ये अलाउड भी नहीं होता। एक लिमिट तक आप डॉलर कैरी कर सकते हो। इसके लिए आपको कार्ड वगैरह बनाकर, ट्रैवलर चेक का नाम सुना है? तो ट्रैवलर चेक बना के दे दिया जाता है कि आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ ट्रैवलर चेक से, या ATM, आजकल तो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड भी होते हैं, तो आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट कर सकते हो। ऐसे आपके हाथ में कैश नहीं दिया जाता, एक एक्सेप्टेबल लिमिट का ही कैश दिया जाता है, बाकी का कैश में नहीं दिया जाता। समझ गए? चलो, ये $2.5 लाख तक अलाउड है। कुछ पूछ रहा है भाई परमेश? अब एक चीज सुनो, इमिग्रेशन के लिए जा रहे हो, मेडिकल फैसिलिटी के लिए जा रहे हो, या पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, इन 3 जगहों पे 2.5 लाख से ज़्यादा भी अलाउड है, अगर आप जस्टिफाई कर दो तो। क्योंकि अभी जैसे किसी को, अभी मैंने कहा कि किसी को कैंसर जैसी बीमारी है, अभी इंडिया में बहुत उसका भी ट्रीटमेंट होता है अच्छे से, लेकिन एक समय ऐसा था जब कैंसर मतलब अमेरिका, ठीक है, और अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ को आपने देखा होगा कि कैंसर क्योर भी हुआ है। युवराज सिंह उसका एक बेस्ट एग्जांपल है, 2011 वर्ल्ड कप के बाद, ठीक है, इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने कैंसर में ही खेला, और उसका ट्रीटमेंट के लिए बाद में वो बाहर गए, और पूरी तरीके से उनकी बीमारी जब अच्छी हुई, पूरे सही हुए, वो पूरी तरीके से क्योर हुआ, फिर इंडिया आए, करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा हुआ होगा, ठीक है, लेकिन वो सही हो गए। उसके बाद उन्होंने 2-3 साल और इंडिया के लिए खेला भी सही, फिर रिटायर हुए, और अभी भी है, ठीक है। संजय दत्त, ठीक है, इमरान हाशमी तो नहीं, उसका बेटा शायद, हाँ उसका बेटा। चलो खैर, तो अगर इस तरह की कोई बीमारी है और आपको बाहर जाना पड़ रहा है, या आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, पैसा लगेगा, तो इसके 2.5 लाख में तो कुछ भी नहीं होगा इसमें, तो आप उससे ज़्यादा भी विड्रॉ कर सकते हो, अलाउड है इन 3 कामों के लिए, इमिग्रेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए, और स्टडीज़, क्योंकि इनमें आप जस्टिफाई कर पाओ कि इनमें ज़्यादा पैसा क्यों लग रहा है, तो 2.5 लाख से ज़्यादा भी अलाउड है। बाकी कामों के लिए भी अगर आपको 2.5 लाख से ज़्यादा चाहिए तो अलाउड है, बस आपको RBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और इन 3 कामों के लिए तो अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है, बैंक में जाना और बोलना मेरा बच्चा हार्वर्ड में पढ़ता है, ये उसकी फीस है, $3 लाख दे देगा। ये नहीं बोलेगा कि जाओ पहले RBI से पूछ के आओ, मेरे इस रिलेटिव को कैंसर है, ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूं, ये मेडिकल रिपोर्ट्स दे देगा। लेकिन किसी और काम के लिए जा रहा हूं, घूमने के लिए जा रहा हूं, और बोल रहा हूं 2.5 लाख से ज्यादा लगेगा, 3 लाख लगेगा, तो जाओ पहले RBI से पूछ के आओ। ये फर्क है दोनों में, समझ रहे हो बराबर? शेड्यूल 3 में। अब देखो, ये सब तो पढ़ा दिए,
एनी एडिशनल रेमिटेंस, अगर कोई भी एडिशनल रेमिटेंस चाहिए, टिक कर लो, एडिशनल चाहिए इन एक्सेस ऑफ द सेड लिमिट, तो शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आरबीआई से पूछना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 7 में और पॉइंट नंबर 8 में देख लो, ऊपर स्क्रॉल करके, पॉइंट नंबर 4 में क्या है, इमिग्रेशन होगा, पॉइंट नंबर 7 में क्या होगा, मेडिकल होगा, पॉइंट नंबर 8 में स्टडीज होंगी। इन 3 कामों के लिए में अवेल आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक्सेस अमाउंट भी मिल जाएगा। और ये सब चीजें मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं इस स्कीम के तहत, जिसका नाम है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। 2000 में आई थी ये सन 2003 में। कब लॉन्च हुई थी ये? 3 मई। डेट वेट याद नहीं रखनी आपको, लेकिन स्कीम का नाम याद रखना है। तो सर उससे पहले क्या था? उसके पहले ऐसे 2.5 लाख की लिमिट नहीं थी। बार बार बाहर जाता था, पूछना पड़ता था, डॉलर लेना पड़ता था, बाहर जाता था, पूछना पड़ता था, डॉलर लेना पड़ता था। तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और कहा कि तुम लोग 91 में एलपीजी लेकर आए हो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये कौन सा लिबरलाइजेशन है? जरा सी देर के लिए बाहर जाता हूँ, 5 डॉलर मांगता हूँ, पहले सवाल जवाब करते हो, क्यों चाहिए डॉलर, ये चाहिए, ये कौन सा लिबरलाइजेशन होता है? बकवास चीज कर रखी है। हर चीज के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता है, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। पहले डॉलर के लिए लाइन में खड़े रहो, अप्रूवल मांगने के लिए आरबीआई को लेटर लिख के भेजो। पता नहीं जने कब वो लेटर पढ़ते हैं, कब अप्रूवल देते, तब तक तो मेरा काम निकल जाता है। यहाँ पे हर छोटी छोटी चीज के लिए क्यों अप्रूवल लेना? लिबरल करो थोड़ा इसको, एक्ट को। तो उस समय आरबीआई को बत्ती जली होगी और ये नोटिफिकेशन लेकर आए जिसका नाम दिया कि बार बार मांगने की, परमिशन मांगने की जरूरत, साल भर में 2.5 लाख तक माफ है। 2.5 लाख तक का फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ करते हो, बट इन कामों के लिए करना। किन कामों के लिए? जो अभी बताए, प्राइवेट विजिट, टूरिज्म, मेडिकल, एजुकेशन, इमिग्रेशन और डोनेशन, गिफ्ट, रेमिटेंस टू क्लोज रिलेटिव्स और एनी अदर करंट अकाउंट। बच्चों क्लियर है? इन सब के लिए 2.5 लाख तक की लिमिट अलाउड है, लेकिन 2.5 से ऊपर है तो फिर आरबीआई का। और 2000 के पहले क्या होता था? हर बात के लिए। अब ऐसा, इसीलिए इसका नाम क्या है? लिबरल। क्या कर दिया हमने? फ्री परमिशन, बार बार पूछने की जरूरत नहीं। चलो एक एक चीज बराबर टिक करते जाना। नहीं, वो आएगा अभी सेक्शन 6 में। देखो, इफ एन इंडिविजुअल रेमिट एनी अमाउंट, अगर आप लिबरलाइज स्कीम में अमाउंट देते हो तो एप्लीकेबल लिमिट वुड बी रिड्यूस फ्रॉम यूएस डॉलर। मतलब अभी आपने एक बार ले लिया पैसा लिबरलाइज स्कीम से, ठीक है, फिर आप फिर जा रहे हो कहीं, तो वो 2.5 लाख में से वो लिमिट को रिड्यूस किया जाएगा। मतलब इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है? वो 2.5 लाख की जो लिमिट है वो ईयरली बेसिस पे है, वो इंडिविजुअल बेसिस पे। जितनी भी बार आप पैसे निकालोगे वो 2.5 लाख की लिमिट में से रिड्यूस होता जाएगा। और जब वो 2.5 लाख की लिमिट पूरी एग्जॉस्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा जितनी भी बार आपको डॉलर चाहिए होगा फॉर एनी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। लेकिन इसमें मैं 1 और 2 की बात नहीं कर रहा। 1 में तो मिलेगा ही नहीं, और 2 में कंसर्न मिनिस्ट्री का अप्रूवल लगेगा। किसका लगेगा? ये शेड्यूल 3 आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स के लिए है। किसके लिए है? बढ़ू, आगे बढ़ू, ये 3 हो गया। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना, ठीक है? इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। पहले एक बात बताना मुझे, मेरी तरफ देखो। अभी कोई बाहर का बंदा है, यहां जॉब करने आया है, बाहर का बंदा है, यहां जॉब करने आया है, जॉब कर रहा है। अब उसको जो सैलरी मिलती है वो तो रुपीस में मिलेगी, तो उसको मिलती है 80,000 रुपये। कितने? 80,000 रुपये। डॉलर में कन्वर्ट करता है, 80 रुपये रेट पकड़ते हैं तो $1000 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? $1000 इंटू 12 करे 12,000। अब वो $12,000 वहाँ भेज देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 लाख के अंदर। लेकिन अगर उसकी सैलरी होती 80 लाख, कितनी होती? 80 लाख। तो वही डॉलर कितने हो जाते हैं? 1 लाख। तो 12 महीने में कितने हो जाते हैं? 12 लाख। और आप कह रहे हो 2.5 लाख ही डॉलर अपन रेमिट, और मेरे क्लोज रिलेटिव बाहर रहते हैं और मैं जॉब करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन रेसिडेंट हूँ यहाँ का, लेकिन सिटीजन यहाँ का, जॉब करने के लिए आया हूँ। प्लीज़ बराबर समझना। अब मैं भेजना चाहता हूँ, क्या करूँ? आपने तो 2.5 लाख का फिल्टर लगा रखा है, तो इसमें अमेंडमेंट आया
क्या अमेंडमेंट आया कि अगर आप यहाँ के रेसिडेंट हो, परमानेंट रेसिडेंट नहीं हो लेकिन यहाँ के रेसिडेंट हो, जॉब वॉब करने के लिए यहाँ आए हो, तो आपकी जितनी भी नेट सैलरी बचती है काट पीट के खर्चे, वो नेट सैलरी आप पूरी रेमिट कर सकते हो। आपके ऊपर 2.5 लाख का फिल्टर, क्योंकि आपका ही पैसा है, आपने इंडिया में कमाया है। अब मैं जो इंडिया में जो कमाया है वो रुपया है, रुपया मैं अमेरिका कैसे भेजूं? मेरे को तो अमेरिका, मेरी फैमिली तो डॉलर में डील करेगी, तो मैंने कहा मैं रुपया लो और डॉलर दो मुझे, और डॉलर मैंने रेमिट करना है, और मैं भी नहीं ले रहा आपसे, आप ही कर दो रेमिट, ये लो पैसा। तो उसके लिए कोई लिमिट फिमिट की एप्लीकेबिलिटी, जितनी आपकी सैलरी आप पूरी रेमिट कर सकते हो, नेट ऑफ एक्सपेंस, सारे खर्चे वर्चे काटने के बाद। समझ गए? लेकिन ये किसके लिए है? फॉर रेसिडेंट जो फॉरेन स्टेट का हो, इंडिया में आया हो, या इंडिया का ही सिटीजन हो और इंडिया में जॉब करना है। दोनों केस बन सकते हैं। जैसे मैं इंडिया में सिटीजन, तो मैं इंडिया का था, पहले बाहर चला गया, अब बाहर मेरी कोई कंपनी में जॉब थी, वो कंपनी ने अपना ऑफिस इंडिया में डाल दिया, तो उन्होंने कहा भाई तू इंडिया का ही है तो बढ़िया समझ भी सकता है, तो तेरी पोस्टिंग भी इंडिया कर देते। तो मैं गया अमेरिका और वापस मेरी पोस्टिंग इंडिया में हो गई, तो मैं सिटीजन इंडिया का हूँ, रेसिडेंट भी अभी हाल फिलहाल इंडिया का हूँ, लेकिन पहले बाहर था। या फिर मैं सिटीजन किसी भी कंट्री का हूँ, अमेरिका में पैदा हुआ हूँ, लेकिन अभी जॉब के सिलसिले में इंडिया आया हुआ हूँ। इन बोथ दी केसेस मैं अपनी सैलरी का पूरा हिस्सा अपने देश में जहाँ मैं रहता हूँ या जहाँ मेरी फैमिली रहती है वहाँ रेमिट, 2.5 लाख की लिमिट एप्लीकेबल। बट इसका एक एक्सेप्शन है, अगर मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ये उस समय सरकार ने पाकिस्तान को क्यों एक्सेप्ट किया है मुझे नहीं पता, बट सिर्फ एक, अगर आप पाकिस्तान के रेसिडेंट सिटीजन हो तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब आप पूरी सैलरी वहाँ पे रेमिट, आपके ऊपर 2.5 लाख का फिल्टर लगेगा। बाकी आप किसी भी देश से बिलोंग करते हो, इंडिया में आते हो, जो भी कमाते हो, अपनी पूरी सैलरी अपने देश में अपने लोगों को भेज सकते हो, एक्सेप्ट पाकिस्तान। याद रखोगे? पढ़ो। फॉर अ पर्सन हु इज रेसिडेंट बट नॉट परमानेंट रेसिडेंट, रेसिडेंट तो है लेकिन परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। चलो, टैक्स में आपने परमानेंट रेसिडेंट का मतलब क्या सीखा है? हु इज परमानेंट रेसिडेंट एज पर इनकम टैक्स, और जो नॉर्मल रेसिडेंट होता है ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी है ना? परमानेंट जैसा कोई वर्ड नहीं है, कोई वर्ड नहीं है ऐसा। यहाँ है परमानेंट रेसिडेंट। यहाँ परमानेंट रेसिडेंट वो है जिसको इंडिया में आए हुए अभी 3 साल नहीं हुए हैं, नॉट मोर देन 3 ईयर्स। तो वो कौन माने जाएगा? वो रेसिडेंट तो है, वो इंडिया में रह रहा है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहा है, तो वो इस साल रेसिडेंट तो है, लेकिन ही इज नॉट परमानेंट रेसिडेंट। तो कोई भी रेसिडेंट है बट नॉट परमानेंट रेसिडेंट, परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। तो हु इज अ सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट, वो है बाहर का, फॉरेन स्टेट का है, अदर देन पाकिस्तान। सिटीजन इंडिया का है बट डिप्यूशन हुआ है, वो वापस लाया गया है इंडिया में। क्यों लाया गया है? क्योंकि वो जिस फॉरेन कंपनी में काम करता है उसकी ब्रांच कहां पर है? इंडिया में। ठीक है, तो ये दोनों को समझ लेना तुम, है ना? इसको अपन थोड़ा एग्जांपल से भी लिख लेते हैं। अभी ये सपोज करो कि कोई बंदा फॉरेन स्टेट का सिटीजन है। कहां का सिटीजन है? साउथ अफ्रीका का है सिटीजन। ठीक है, साउथ अफ्रीका का सिटीजन है मिस्टर ग्रैम स्मिथ। कौन है? ठीक है, पाकिस्तान का नहीं है, वसीम अकरम नहीं है, कौन है? ग्रैम स्मिथ है। कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का। कहाँ आए हैं भाई? इंडिया में। या फिर सिटीजन तो इंडिया का है, सिटीजन तो जैसे मिस्टर सुंदर पिचाई, इनकी कर दी खिंचाई, और ये तो गए थे वैसे यूएसए। कहाँ? फॉरेन कंपनी में, लेकिन यूएसए ने अपना एक ऑफिस डाला कहां पर? इंडिया में। और पिचाई को कहा कि आप यहीं जाओ वापस इंडिया, आप संभालो इसको। तो ये है इंडिया के सिटीजन, काम करते हैं फॉरेन कंपनी में और ट्रांसफर होके वापस कहां गए हैं? इंडिया में। लेकिन ये है इंडिया के अभी रेसिडेंट है, परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, 3 साल से ज्यादा नहीं हुए इनको। उनको क्या मिलेगा? मे मेक रेमिटेंस अप टू हिज नेट सैलरी, अपनी नेट सैलरी टैक्सेस वगैरह काटने के बाद पूरी सैलरी रेमिट कर सकते हो। इनके ऊपर लिमिट एप्लीकेबल, मे मेक रेमिटेंस अप टू हिज नेट सैलरी। नेट सैलरी का मतलब है सैलरी में से सारे एक्सपेंसेस जैसे टैक्स वगैरह, प्रोविडेंट फंड वगैरह डिडक्ट करने के, और आपके घर के खर्चे जो भी आप यहाँ रहते हो वो तो खर्चे डिडक्ट करोगे, सारे थोड़ी वहाँ भेज दोगे, तो जितना भी बचेगा वो सैलरी आप रेमिट कर सकते हो। समझ में आया बराबर? अच्छा, एक बात का सवाल मैं अब आपसे पूछूंगा, पहले रुक जाओ 1 मिनट। ये टिक कर लिया है बराबर?
एक्सप्लेनेशन में ये चीज टिक कर लो कि नॉट परमानेंट रेसिडेंट का मतलब क्या होता है। अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और डिप्यूशन और फलाना डिमोग्राफ और स्पेसिफिक जॉब ड्यूरेशन डज नॉट एक्सीड 3 ईयर्स, जो 3 साल से ज्यादा नहीं हुए उसको, तो वो रेसिडेंट तो है लेकिन क्या नहीं है, परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें ना इस पॉइंट को एकदम गहराई से समझ के जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। मेरी तरफ देखो सब लोग, मैं या तो इंडिया का सिटीजन हूं, बाहर गया फॉरेन कंपनी में, फॉरेन कंपनी ने इंडिया में ऑफिस डाला और मैं वापस इंडिया में ही आ गया, एक केस ये, या फिर मैं इंडिया का सिटीजन हुई नहीं, मैं तो बाहर का सिटीजन हूं लेकिन जॉब करने के लिए अभी इंडिया आया हूं, एक्सेप्ट पाकिस्तान। ठीक है, अब मैं इंडिया आया, जॉब करी, सैलरी आई, टैक्सेस दिए, प्रोविडेंट फंड में डाले, खाया पिया, नेट सैलरी बची, नेट सैलरी को मैं पूरा रेमिट कर सकता हूं। ये चीज मैं कब कर सकता हूं, जब मैं रेसिडेंट हूं लेकिन नॉट परमानेंट रेसिडेंट। मेरा सवाल यह है कि सिर्फ इसमें उन लोगों को क्यों डाला गया है जो इंडिया के रेसिडेंट है लेकिन परमानेंट रेसिडेंट, परमानेंट मतलब जिनको 3 साल से ज्यादा नहीं हुए। मतलब अगर मेरे को 3 साल से ज्यादा हो गए तो मैं रेसिडेंट हूं, नॉट परमानेंट वाली कैटेगरी से हट गया मैं, क्योंकि मेरे को 3 साल से ज्यादा हो गए। तो अब अगर मैं अपनी सैलरी भेजना चाहता हूं तो पूरी भेज सकता हूं कि नहीं भेज सकता? सवाल समझ में आया? हाँ, बोल पलाश। अगर मैं 3 साल से ज्यादा नहीं हूं यहां पे तो मैं नॉट परमानेंट रेसिडेंट हूं, नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, मुझे 3 इयर्स नहीं हुए तो मैं रेसिडेंट तो हूं बट परमानेंट रेसिडेंट नहीं हूं, मैं पीआर नहीं हूं, आर हूं बस। तो मेरे पे एक क्लोज लगेगा और मैं अपनी पूरी सैलरी भेज सकता हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ लिमिट। बट अगर मुझे 3 साल हो चुके हैं तो आई एम रेसिडेंट बट मैं नॉट परमानेंट रेसिडेंट वाली कैटेगरी में नहीं, आई एम नॉर्मल रेसिडेंट। अब मैं रेसिडेंट बन गया, 3 साल से मुझे ज्यादा हो गए तो मेरे पे लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। अब मैं अपनी पूरी सैलरी नहीं भेज सकता, अब मैं 2.5 लाख ही भेज सकता हूं। ऐसा क्यों? सर मान लो अगर कंपनी में उसको किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए भेजा जाए 2 या 3 साल का, बट उसकी फैमिली तो भी वही है, वो काम करके फिर से वहीं चला जाएगा फॉरेन, तो इसलिए शायद वो तो परमानेंट रेजिडेंट में तो लगे यहाँ पर। गुड। अगर आप किसी स्पेशल प्रोजेक्ट से आए हो, 2 साल 3 साल में आप अपना काम करके वापस चले जाओगे तो आप अपनी पूरी सैलरी वहां डाल दो। सिटीजन भी आप बाहर के हो और इंडिया के भी हो तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया के भी हो तो उसको भी कवर कर रखा है, और फॉरेन स्टेट के हो तो उनके लिए तो ये रूल ही आया है। 3 साल में यहाँ काम करके पैसा वैसा बना के वहां चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल से मुझे यहाँ ज्यादा हो चुकी है, 4 साल 5 साल 6 साल, तो मैं तो यहाँ रेसिडेंट हो गया, अब मैं पीआरआई बन गया। जब मैं पीआरआई बन गया तो मुझे भी नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर शब्बीर $2.5 लाख मांगे तो आप उसे नहीं दोगे, 2.5 लाख से ज्यादा मांगे तो नहीं दोगे, और ग्रैम स्मिथ मांगेगा तो उसे दे दोगे। शब्बीर भी पीआरआई है और ग्रैम स्मिथ भी पीआरआई है, क्योंकि मैं भी 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहा हूं और वो भी रहा है, और अब वो है एम्प्लॉयमेंट के लिए आए, 3 साल से ज्यादा भी हो चुके हैं, तो अब उसके ऊपर लिमिट एप्लीकेबल होने लग जाएगी। वो 2.5 लाख से ज्यादा डॉलर विड्रॉ करना है तो आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा ईयरली बेसिस पे। और एक बात बताऊं बेटा तुम्हें, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, 2.5 लाख से ज्यादा डॉलर सैलरी होना हर किसी के बस का नहीं है। कैलकुलेट करो तो 2.5 लाख इंटू 80 कितना हो गया, वही 2 करोड़ होगी किसी की, 2 करोड़ से ज्यादा बाहर वालों की। बाहर वाले ही आ जाते हैं यहाँ, हम बाहर चल जाते, ठीक है। और इतनी सैलरी हमारे यहाँ मिलती तो हम बाहर क्यों जाते, डंकी मूवी क्यों बनती, ठीक है। इतनी मुशक्कत करके फैमिली को छोड़ के कितने लोग हमारे यहाँ से बाहर जाते हैं, क्यों जाते हैं? पे स्केल उतना ज़्यादा है ही नहीं यहाँ, 2 करोड़ कोई छोटी मोटी बात है। मैं कह तो रहा है नेट सैलरी आप पूरी भेज सकते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 90% लोगों की नेट सैलरी 2.5 लाख से कम ही होती होगी, ठीक है। फिर भी किसी की कोई स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए आया, 2.5 लाख से ज़्यादा हो गई तो ले जाओ भाई आपका पैसा। लेकिन 3 साल से ज़्यादा आप यहीं रुके हुए हो तो अब आप तो नॉर्मल पीआरआई बन गए, रेसिडेंट हो, तो अब आपको वो प्रिविलेज नहीं मिलेगी। अब आपको भी 2.5 लाख की लिमिट में ही भेजना पड़ेगा, 2.5 लाख ही आप डॉलर रेमिट कर सकते हो। और वैसे भी बच्चों, हमारा उद्देश्य है तुम यहाँ आके हमारी इकोनॉमी को मजबूत करो। ये उद्देश्य नहीं है कि तुम यहाँ आके अपना काम करो, डॉलर कमाओ और अपने देश में डॉलर लेके चले जाओ। यहाँ आके हमारी इकोनॉमी को भी कुछ फायदा मिलना, इसीलिए हमने ये लिमिट रखी है कि इतना ही तुम रेमिट कर सकते हो। समझ गए बच्चों?
बिल्कुल क्लियर है, ये अच्छे से याद रखना। ये इसमें एक पॉइंट और है, किसने कहा तुझे कि इंडिया में 3 साल बाद सिटीजनशिप मिल जाती है? इंडिया में फेमा इंडिया का है बेटा, फेमा इंडिया का है, ये एक्ट हम इंडिया का पढ़ रहे हैं। यहाँ पे 3 साल में सिटीजनशिप देने का कोई कानून नहीं है, ठीक है। ग्रीन कार्ड तो वहाँ पे शादी करने से भी मिल जाता है अमेरिका में, कि वहाँ की किसी लड़की पटा लिया आपने या लड़का पटा लिया तो आपको वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। यहाँ ऐसा भी कोई प्रोविज़न नहीं है। हर कंट्री के सिटीजनशिप के अपने अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। इंडिया का 3 साल में अबे हमारे यहाँ तो इलीगल इमिग्रेंट्स इतने हैं देखा जाए तो, क्योंकि हमारी बॉर्डर्स 7-8 देशों से लगी हुई है, ठीक है। तो ऐसे हम देने लगे तो फिर तो जने कितनों को सिटीजनशिप देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और तुम जानते हो जितनी ज़्यादा सिटीजनशिप देंगे उतनी हमारी पर हेड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज भी कम है। चलो क्लियर है बच्चों? ये मैंने बात सिर्फ किसकी करी? इंडिविजुअल की। बुलेट पॉइंट्स में देख लो आज मैंने आपको क्या क्या मेन बातें बताई। शेड्यूल 3 की मेन बात करी अपन ने। शेड्यूल 3 ये कहता है कि 2.5 लाख तक का फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉवल बिना अप्रूवल के मिल जाएगा, 2.5 लाख के ऊपर अप्रूवल लेना पड़ेगा। इस स्कीम को कहते हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। किन किन पर्पस के लिए मिल जाएगा? प्राइवेट विजिट, गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंस टू क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन और सिमिलर पर्पस, इस तरह के पर्पस के लिए। 5, छठा, अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो बट नॉट परमानेंट रेसिडेंट, और यू आर सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट और सिटीजन ऑफ इंडिया बट यू हैव केम टू इंडिया फॉर सम प्रोजेक्ट, ठीक है, देन यू कैन रेमिट योर नेट सैलरी इररिस्पेक्टिव ऑफ लिमिट। बिना लिमिट के आप अपनी नेट सैलरी भी रेमिट कर सकते हो। ये हो गया पूरा, ठीक है, क्लियर है, याद रखोगे। ये सब बातें किसकी चल रही थी? इंडिविजुअल की। अब अदर देन इंडिविजुअल, जैसे HUF है, फर्म है, ये है, कंपनी है, इनके लिए ये सारे पर्पस तो होंगे ही नहीं। HUF घूमने जाएगा बाहर, HUF मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, पार्टनरशिप फर्म जाएगी, इंडिविजुअल जाएगा ना, तो एज ए इंडिविजुअल चले जाओ। लेकिन HUF तो इन सब के लिए जाएगा नहीं, तो HUF तो पैसे मांगेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, धंधा करने के लिए, डोनेशन के लिए, इसके लिए। तो इनकी लिमिट अलग बनाई गई है। इनकी लिमिट क्या है? देखो, फॉलोइंग रेमिटेंस, इनको अगर इंडिविजुअल के अलावा कोई भी बंदा होगा तो उसे RBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर ये लिमिट के बियॉन्ड है तो। इनमें 3-4 लिमिटें हैं। पहला, अगर आप डोनेशन देते हो, क्या देते हो? कितना डोनेशन? आपने जितना भी फॉरेन एक्सचेंज से अर्न किया है उसका 1% और 5 लाख विच एवर इज लोअर। जितना भी आपने फॉरेन एक्सचेंज में अर्न किया है उसका 1% और 5 लाख विच एवर इज लोअर, ये डोनेशन आप देते हो। 50 लाख विच एवर इज लोअर, ये डोनेशन अगर आप देते हो, ठीक है, तो विच एवर इज लोअर वाला डोनेशन अलाउड है बिना अप्रूवल के। इसके एक्सीड करेगा तो अप्रूवल है। ऊपर क्या बोला कि फॉलोइंग रेमिटेंस अदर देन इंडिविजुअल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल, ये प्रायर अप्रूवल है। इफ डोनेशन एक्सीडिंग, अगर ये इसको क्या करेगा तो अप्रूवल है। किसको एक्सीड करेगा? 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग और 5 लाख विच एवर इज लोअर। ये बहुत बढ़िया करा इन्होंने। HUF वगैरह यहाँ पे कमा रही है, ठीक है। अब आप वहाँ डोनेशन दे रहे हो, तो आप वहाँ डोनेशन दे क्यों रहे हो? इंडिया में ही दो ना। और अगर आप वहाँ डोनेशन दे रहे हो तो वहाँ से कुछ कमा भी रहे होंगे। जिस देश से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, हम वहाँ कमा ही नहीं रहे, वो लोग क्यों डोनेशन देंगे? क्या हुआ? कुछ काम है, ठीक है। तो अगर मैं इंडिया में रहता हूं तो मैं डोनेशन इंडिया में दूंगा ना, बाहर क्यों दूंगा? तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर मैं बाहर दे रहा हूं तो मेरी अर्निंग भी होगी, तो वो अर्निंग का 1% हम आपको अलाउ करेंगे। पिछले 3 सालों में आपने जो भी एवरेज अर्निंग करी है उसका, और अगर मान लो आपकी कोई फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग ही नहीं है, सुन लो, 0 है, तो 0 का 1% भी 0 आएगा, और 0 और 50 लाख विच एवर इज लोअर भी 0 आएगा, तो आप 0 डोनेशन दोगे। तो मतलब इन्होंने क्या रूल रखा समझदारी से कि अगर आपको बाहर डोनेशन देना है तो पहले बाहर से कमा के लाओ। सालो तुम बाहर से कमा के खुद ला नहीं रहे, और बाहर वाले को डोनेशन देने के लिए हमसे क्या मांग रहे हो? डॉलर मांग रहे हो, क्यों दे हम तुम्हें? तो ये रूल रखा गया है कि फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग का 1%, 50 लाख विच एवर इज लोअर। तो अगर आपकी फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग 0 है, मतलब आप बाहर कुछ कमाते नहीं हो, तो उसका 1% भी 0 होगा।
और 0 और 50 लाख विच एवर इज लोअर भी 0 होगा, तो आप डोनेशन दे। और डोनेशन भी हम सिर्फ इन पर्पजों के लिए अलाउ करेंगे आपको। क्या क्या पर्पस? पहला, क्रिएशन ऑफ चेयर इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स। सुनना बराबर, क्रिएशन ऑफ चेयर क्या मतलब होता है? चेयर क्रिएट करने का। किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कुर्सी लगा दी, हुआ ना? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या लगा दी? कुर्सी लगा दी, ठीक है, तो वो उसके लिए डोनेशन दिया है, वो इतना 50 लाख। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है। चेयर क्रिएट करने का मतलब सुना है तुम लोगों ने? चेयर क्रिएट करने का मतलब, हाँ देखो, चेयर क्रिएट करने का मतलब सुनो, जब हम पीएचडी करते हैं तो हमें किसी सब्जेक्ट में रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। जिन जिन क्वेश्चंस पे, जिन जिन सब्जेक्ट पे रिसर्च होती है, उस रिसर्च के लिए पर्टिकुलर चेयर क्रिएट होती है। तो अभी सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने 10 चेयर क्रिएट करी थी अलग अलग फील्ड में, अलग अलग लोगों के नाम से, जिसमें मेरे को एक एमपी का याद है, रानी अहिल्याबाई है वहाँ की, जो वो प्रिंसेस, हाँ ग्वालियर की जो प्रिंसेस रह चुकी है, उनके नाम पे ये चेयर क्रिएट हुई है। और बोला है कि जो भी इंस्टीट्यूट, इनके लिए एक सब्जेक्ट मैटर दिया गया था, शायद लिटरेसी था या कुछ था, उससे रिलेटेड एक चेयर क्रिएट करी है। 50 लाख या करोड़, पता नहीं मुझे, उतना सरकार ग्रांट देगी आपको, डोनेशन देगी, और आप इस फील्ड के ऊपर रिसर्च करो, ठीक है। और इनके नाम से चेयर क्रिएट हुई। ऐसे आप फॉरेन में कोई यूनिवर्सिटी में चेयर क्रिएट करना चाहते हो तो इतना पैसा लगता है वहाँ, 50 लाख रुपए, 50 लाख डॉलर, इसीलिए इतनी बड़ी लिमिट है। और 1% जो आप लेकर आए हो, विच एवर इज लेस, इतना पैसा आप वहाँ दे रहे हो डोनेशन में, क्या क्रिएट करने के लिए? चेयर। चेयर क्रिएट करने का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में कोई पोस्ट क्रिएट करना। और स्पेशली ये वर्ड यूज होता है पीएचडी में, जब हम किसी सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करते हैं। तो ये स्टडी आप बाहर करवाना चाहते हो और वहाँ आपके नाम से ये चेयर क्रिएट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप डोनेशन देना पड़ेगा आपको। तो वो डोनेशन कितना दे सकते हो आप? 50 लाख और 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग विच एवर इज लोअर, इतना डोनेशन। नंबर 1। नंबर 2, आप डोनेशन दे रहे हो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को किसी भी पर्पस के लिए, चेयर क्रिएट करने के लिए नहीं, किसी भी पर्पस के लिए। और तीसरा, आप किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दे रहे हो जिस फील्ड में आप भी हो। जैसे कि अगर मैं टीचिंग में हूँ, ठीक है, तो ये मेरी फील्ड है। ऐसे ही अगर मान लो मैं किसी और टेक्निकल फील्ड में होता और वो इंस्टीट्यूट वो टेक्निकल चीज़, जैसे कि अगर मान लो मैं फर्नीचर की फील्ड में हूँ, है ना, और वो कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट है बाहर जर्मनी में, और वो फर्नीचर मेकिंग का पूरा कोर्स करवाता है, और मुझे लगता है कि यार ये कोर्स बहुत बढ़िया चीज़ है, सबको सीखना चाहिए, मैं इसके लिए भी डोनेशन देता हूँ, ठीक है, और आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो मतलब ये सारे डोनेशन कौन से वाले थे? एजुकेशन से रिलेटेड। आप एजुकेशन से रिलेटेड बाहर डोनेशन देते हो तो अलाउड है, लेकिन कितने? आपने जितना उस देश से कमाया उसका 1% और 50 लाख विच एवर इज लो। इसका लॉजिक याद रखना, ये क्यों रखा है हमने, 50 लाख वाली बात याद रखना क्यों रखी है, ताकि आप अगर बाहर से कमा के लाए हो तो आप बाहर डोनेशन दे सकते हो। अगर आप बाहर से कुछ कमा के नहीं लाए हो तो आपको, इंडिया बहुत बड़ा है और यहाँ भी बहुत गरीबी है, आप पहले डोनेट करो। चैरिटी बिगिंस एट होम, ठीक है, तो पहले शुरुआत घर से ही हमें करनी चाहिए, बाहर नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलो धन्यवाद, कल देखते हैं बस।